हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके पहले हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया था मैथमेटिकली। सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो है वो होगा MI/RI, इसका समेशन दे दिया और नीचे में मास हो गया। सो डिनोमिनेटर में सम ऑफ मासेस है और न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल का। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है। अब हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। इसी को एक्सपेंड करके लिखते हैं। सो आर लिखते हैं केवल सेंटर ऑफ मास के लिए, उतना बार बार COM कौन लिखेगा। M1 R1 प्लस M2 R2, ऐसे करते 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 जितने सारे पार्टिकल्स हैं Mn Rn, और नीचे में सबका मास जो है वो सम हम कर देते हैं। और ये जो सबका मास को यदि हम सम करें तो इसको हम कह देंगे कुछ m कह देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें m r प्राइम m सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, और a आपका आ गया M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 1 है। ये तो सिंपली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, राइट। उसी को दूसरे तरीके से लिखे हैं। अब यदि हम क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इधर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इधर जो है इंडिविजुअल जो पार्टिकल है उसके पोजीशन वेक्टर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मास कांस्टेंट है इसलिए हम उसको बाहर कर दिए हैं, क्योंकि केवल पोजीशन वेक्टर ही टाइम पर डिपेंड करता है। तो इधर इसको हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव को हम सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसके टाइम डेरिवेटिव को कहेंगे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और वैसे ही इंडिविजुअल पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव को कहेंगे उसका वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी हो गया फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का, एंड सो ऑन nth पार्टिकल का। तो इस तरह से आपको मिल गया इधर ये रिलेशन। फिर इसको यदि एक बार हम और डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब की जो है ये मास है, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट पार्टिकल के वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो ऑन। सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। nth पार्टिकल के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया एक्सलेशन, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और ये हो गया एक्सलेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये हो गया एक्सलेशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल M2A2 डॉट 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 MnAn। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा एक्सलेशन, ये दिखा रहा है कि मास टाइम सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन वो इक्वल होगा इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं उसके मास और एक्सलेशन के टाइम के। ये मास टाइम एक्सलेशन जो है इसको हम फोर्स कहते हैं ना। ये फोर्स किस पर लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स लग रहा है वो है, उसी को MA कह रहे हैं। वो इक्वल हो गया ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लगा, सेकेंड पार्टिकल पर जो फोर्स लगा, डॉट 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 FN, ये हुआ। अब यहाँ पर जो फोर्सेस हैं, ये F1 जो है पार्ट फोर्स, वो एक फोर्स नहीं है। F1 पर
जो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो केवल एक फोर्स नहीं हो सकता वो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो हो, और इंटरनल फोर्स 2 की वजह से लग रहा है, 3 की वजह से लग रहा है, एन की वजह से लग रहा है, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस होंगे। इंटरनल फोर्सेस ऑन पार्टिकल 1, तो ये 2 फोर्स हो गए। ठीक है, वैसे F2 पर जो है सो फोर्स आएंगे, एक F2 जो है एक्सटर्नल फोर्स होंगे, ये भी एक्सटर्नल, और साथ में जो फोर्सेस आएंगे F1 से, F3 से, F4 से, ये सारे से, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन 2, ये दोनों वेक्टर है। ऐसे बाकी सारे वेक्टर से के भी हो जाएंगे। Fn का भी यही सिचुएशन रहेगा कि Fn पर जो एक्सटर्नल फोर्स है और सम ऑफ फोर्सेस ऑन एन पार्टिकल, और जब सबको ऐड करेंगे यहां पर हम इस सबको, तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे कर देते हैं, सम ओवर आई वेक्टर, ये LHS साइड हो गया। RHS में क्या हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, सम ओवर एफ आई एक्सटर्नल, और सम ओवर एफ आई ये हो गया इंटरनल। लेकिन ये इंटरनल जो है सो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पेयर में रहेंगे फोर्सेस। ये पार्टिकल 1 है, इस पर 2 3 4 सारे मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स इधर लगाए, इस पर ये फोर्स इधर लगाए, इस पर ये इधर लगाए, जब इस पर फोर्स का बात आएगा तो वो भी उधर लगेगा। इसके इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट नहीं, एग्जैक्टली सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। ये F1 है तो ये भी F1, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों में जो फोर्सेस लगेंगे वो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों जो फोर्सेस लगेंगे वो कैंसिल आउट होंगे। तो बहुत सारे पेयर, जितने भी पेयर हैं ये फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस पेयर में आएंगे, और पेयर का जो फोर्सेस है उसका डायरेक्शन अपोजिट में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो वो इंटरनली खत्म हो गया। तो आपको जो यहाँ पर सम जो फोर्सेस दिख रहे हैं राइट साइड में वो केवल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं। तो इक्वेशन 3 से मास टाइम जो एक्सलेशन है, ये एक्सलेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास का, वही जो फोर्स है सेंटर ऑफ मास पर जो लग रहा है वो कितना है, जो फोर्स लग रहा है सब पर, एक्सटर्नल फोर्स, सब पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका सम है। ओके तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका मास टाइम एक्सलेशन कितना होगा, जो फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नली सिस्टम पर, ये जो है सो सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नली ये वही फोर्स है, सारे पार्टिकल पर जो लगा वो सिस्टम पर जो फोर्स लगा वही फोर्स है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि एक सिस्टम है, उसके सारे पार्टिकल पर आपने कुछ फोर्स लगा दिए, F1 F2 F3 ऐसे करके। हाँ, तो वो इक्विवेलेंट किसके हैं, ये जो टोटल सिस्टम का यदि हम मास को एक जगह पर सेंटर्ड मान लें और उस मास का एक्सलेशन जो है, ये सारे जो मास है ना उसका सम मास कैपिटल M है, उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उसका एक्सलेशन जो है वो आएगा इस फोर्स से। तो ऐसा लग रहा है कि सारे पार्टिकल पर फोर्स ना लगकर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जिसका मास है कैपिटल M, जो कि मास ऑफ सम है, उस पर लग रहा है। तो ये देखिए सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है। हाँ, आप इस पर जो है इंडिविजुअल फोर्सेस लगाए हैं सारे पार्टिकल पर, और आपका मोशन कैसा नजर आ रहा है, आपका मोशन नजर आ रहा है कि ये सारे को भूल जाइए, आप एक पॉइंट को केवल याद रखिए जो सेंटर ऑफ मास है, और वो जो सेंटर ऑफ मास है जो है वो उसका जो एक्सलेशन है बस वही कैलकुलेट कीजिए आपको, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इस तरह से जो फोर्सेस लग रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो है वो आपका रोटेशन में भी हो। ये जो सेंटर ऑफ मास आपको जो मोशन दे रहा है वो कौन सा मोशन दे रहा है, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो सिंपली कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, F=ma, ये ट्रांसलेशन मोशन है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे गया, बस ये वही दे रहा है, यहां से यहां तक जो गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो आपको इस फार्मूला से मिल रहा है। किस तरीके से गया है वो नहीं पता चल रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, सेंटर ऑफ मास सिंपली यहाँ पहुंच गया थ्रू ए स्ट्रेट लाइन, जैसे इस फोर्स के अंडर में जाएगा। जैसे अभी अभी तक आपने पढ़ता आया है कि किसी भी पार्टिकल है उस पर आपने एक फोर्स F लगा दिया, हाँ, और उसमें एक्सलेशन आ गया, अब जिस फोर्स के डायरेक्शन में वो मोशन करेगा, मान लेते हैं स्टार्ट किया है 0 से, तो और उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। यहाँ बिल्कुल वही हो रहा है।
यदि मान लीजिए शुरू में वो रुका हुआ है, या शुरू में यदि किसी स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड से चलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मान लेते हैं रुका हुआ है और उस पर जब हमने फोर्स लगा दिए, बहुत सारे इस फोर्स इस पार्टिकल पर लगाए, तो ऐसा लग रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस फोर्स को पढ़ लिया अपना, कि हाँ इतना फोर्स हम पर लगा, और उछल दिया उस एक्सलेशन से बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन है, और ये पॉइंट पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कैसा बिहेव कर रहा है? पॉइंट पार्टिकल की तरह। लेकिन एक्चुअल जो मोशन है वो इसके जैसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ये रोटेट करता हुआ चले, या डांस करता हुआ चले, कुछ भी आपस में करता हुआ चले। तो एक्चुअल मोशन जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन बहुत ही सिंपल। वो जानता है कि मुझ पर फोर्स लगा है एफ, जो सारे उसके एलिमेंट पर फोर्स लगा है पार्टिकल पर, वो बोले सबका फोर्स अपना समझ के बोलेगा मुझ पर ही उतना सारा फोर्स लगा, अब मैं चला उस एक्सलेशन से। और वो बिल्कुल जो है सिंपल पाथ में चलेगा, जिधर इसको डिक्टेट करेगा ये टोटल फोर्स उधर वो चलेगा। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल अपना कुछ और करता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो भी सवाल बनाए उसमें यही फॉर्मूला यूज करते थे, एफ इक्वल टू एम ए। वहां पर हम ये यूज करते थे कि हमारा पार्टिकल जो है सो पॉइंट पार्टिकल है, तो उसमें कोई मोशन नहीं है, रोटेशनल काइंड ऑफ मोशन, पॉइंट पार्टिकल है। मोशन केवल ट्रांसलेशनल था। यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल वही काम कर रहा है जो पॉइंट पार्टिकल करता है। वो ट्रांसलेशनल मोशन केवल दिखाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। और यदि रोटेशनल मोशन है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले टॉर्क पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आपने एक एक्सप्लोजिव जो कोई एलिमेंट है, बॉम्ब है, उसको फेंक दिया। वो फेंक दिया उसको प्रोजेक्टाइल जैसा, और प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलेगा। यदि मान लीजिए कहीं ब्लास्ट नहीं हुआ तो यहाँ तक आके रुकेगा। लेकिन मान लीजिए कुछ दूर जाने के बाद में ये ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट हो गया तो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, मान लीजिए 2 टुकड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे आया। अब ये इंडिविजुअल जो आपको नजर आ रहा है वो किधर भी जाएगा, अपना किधर भी नहीं जाएगा, ना सोच समझ के जाएगा, इस तरह से जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है सो अपना पुराना रास्ता ही अपना कर रखेगा। ये जो रास्ता था जब इसमें ब्लास्ट नहीं हुआ था, तब जिस रास्ता से वो गया था, यदि ब्लास्ट हो गया तो ब्लास्ट होने के बाद में भी उसका सेंटर ऑफ मास इसी रास्ता पर जाएगा। इंडिविजुअल पार्टिकल जो है सो जहां तहां रहेगा, लेकिन जहां तहां कहाँ रहेगा, वो वहीं रहेगा। इस तरीके से इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन हो कि जो इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो अपना ओरिजिनल पाथ को चेंज ना करे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन जो है उसने जो फोर्स क्रिएट किया वो इंटरनल फोर्स है। एक्सप्लोजन का फोर्स जो है सो इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स केवल ग्रेविटी है, राइट। और ग्रेविटी डिक्टेट करता है कि भाई तुम इस पैराबोलिक पाथ में चलो, तुम प्रोजेक्टाइल मोशन हो, प्रोजेक्टाइल हो तुम, तो तुम्हारा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यानी तुम्हारा रास्ता प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, एक पैराबोला होगा, इस पैराबोला को तुम फॉलो करोगे। ये डिक्टेट करता है इसका ग्रेविटी, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स कुछ डिक्टेट नहीं कर सकता कि कैसे चलो, इंटरनल फोर्स इसके पाथ को चेंज नहीं कर सकता। तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। तो जो भी फ्रैक्शंस इसके ब्लास्ट होने के बाद में जो भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 2 3 4 5 10 जो भी बनना है, वो सारे इस तरीके से चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसी रास्ता पे चले। ओके, अब देखते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम जो है एक सिंगल पार्टिकल के लिए, पॉइंट पार्टिकल के लिए आपने पढ़ा ही है कि वो p इज इक्वल टू मास टाइम उसका वेलोसिटी होता है। आपने ये भी पढ़ा है कि यदि फोर्स 0 लगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो ये जो इसका मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता है, p कंजर्व्ड रहता है। अब यहाँ पर यही काम हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करेंगे। हमारे पास एक सिस्टम है जो कई पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ, और इसका मोमेंटम कितना होगा, ये जो मोमेंटम है इस पूरे सिस्टम का कितना होगा, सारे पार्टिकल का मोमेंटम का सम होगा। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम, एंड सो ऑन, nth पार्टिकल का मोमेंटम। अब ए वाला नंबर कितना है, याद कीजिए, पीछे जाके आप देखिए, जब यहाँ पर मोमेंटम निकाले थे, यहाँ देखिए
m1v1 प्लस m2v2, मास और वेलोसिटी जो इंडिविजुअल पार्टिकल का है उसका प्रोडक्ट को यदि हम ऐड करते हैं तो कैपिटल M जो कि मास ऑफ टोटल सिस्टम है और V ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, वो उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम जो है सो इसको लिख सकते हैं, हाँ, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं उसी इक्वेशन से। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सेंटर ऑफ मास का, टोटल मास और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो इस तरह से देखिए सारे पार्टिकल का मास यदि वेलोसिटी मोमेंटम को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये आपका क्या है? एक्सलेशन है। और मास टाइम एक्सलेशन अभी भी निकाले हैं इधर, मास टाइम एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये इक्वल होता है जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है सिस्टम पर उसके, ये लगता है सिस्टम को जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसके। तो इस तरह से dp/dt ये जो है वो आ गया। ये देखिए यहाँ पर जो है हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है इसका। और इफ ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, ये यदि जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, p जो है सो कांस्टेंट हो जाएगा। ये p क्या है? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास है, हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कंजर्व्ड हो जाएगा। तो यदि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ एक सिस्टम है, उस पर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाए तो सेंटर ऑफ मास, उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, वो जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अल्फा डीके ऑफ रेडॉन। रेडॉन से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, रेडियम से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, वो रेडॉन बन जाता है। ये देखिए अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम एटम है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। एनीवे तो शुरू में देखिए रेडियम जो है सो चल रहा है अपना, किसी स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में डीके हुआ, इस रेडियम से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो जो बच गया उसको कहेंगे रेडॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। हीलियम इधर चल दिया, रेडॉन इधर चल दिया। ये दोनों इस तरीके से चलेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है दोनों मिला के वो इसी रास्ता पर चलता रहे, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो शुरू में जिस स्पीड से चल रहा था, जिस डायरेक्शन में चल रहा था, इसका सेंटर ऑफ मास जो किसी के बीच में है, रेडियम के बीच में, वो सेंटर ऑफ मास उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ये देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ है, ये इस तरीके से चलेगा कि इसी स्ट्रेट लाइन पर चलता रहे। ये दोनों का मास देख के आप कॉम्प्लिकेटेड समझ सकते हैं, आपको सेंटर ऑफ मास नजर भी नहीं आएगा। जब ये टूट गया है तो एक आपको हीलियम नजर आएगा, एक आपको रेडॉन नजर आएगा और लगेगा वो क्या, ये तो सीधा आ रहा था इधर उधर जा रहा है अब। लेकिन सेंटर ऑफ मास को आप जब देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब सेंटर ऑफ मास को देखना लैब में बैठकर बहुत मुश्किल काम है, तो आप क्यों ना इसी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाएं। फ्रेम देखिए 2 तरह के होते हैं, एक होता है लैब फ्रेम, लैब रेफरेंस लैब में जो है बैठ जी गए, और दूसरा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाइए। तो लैब में बैठ के देखेंगे तो ये दोनों आपको नजर आएगा कि एक इधर जा रहा है किधर जा रहा है। लेकिन यदि आप सेंटर ऑफ मास में बैठ गए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आपको लगेगा हम तो बैठे हुए चुपचाप, जबकि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ना, आपको पता नहीं चलेगा। आप बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आप पानी के जहाज में बीच समुद्र में, शांत समुद्र है और आप बैठ चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पानी नहीं, पानी का जहाज चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मान लीजिए वो स्मूथली चल रहा है तो वही हाल यहाँ पर है। आप सेंटर ऑफ मास पर बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसके बाद आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि एक ऊपर गया एक नीचे गया। यहाँ पर आप बैठे हुए हो इस सेंटर ऑफ मास पर, उसके बाद लगेगा हीलियम ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसा दिखेगा एक लाइन में, और जितना मोमेंटम इधर गया उतना ही मोमेंटम इधर गया।
दूसरा एग्जाम्पल है ये एस्ट्रोनॉमी से है। यहाँ पर एक डबल स्टार है, ये देखिए दो ठो स्टार है, वो दोनों एक सर्किल में घूम रहे हैं, जो अपना दोनों का स्टार का सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट में। ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहेंगे, किधर जाएंगे किधर जाएंगे, ताकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पर ही रहे इसका। लेकिन ये यदि आप इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक स्टार इधर जा रहा है, एक स्टार इधर जा रहा है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट नजर आएंगे आपको यदि आप इस फ्रेम में बैठेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठेंगे तब। लेकिन यदि जमीन पर बैठ गए यानी कि लैब फ्रेम में बैठ गए तो आपको क्या नजर आएगा? देखिए ये जो हमारा स्टार है, सन है, वो भी एक जगह बैठा हुआ नहीं है, हमें लगता है, लेकिन वो बैठा हुआ नहीं है। आपको पता है कि गैलेक्सी ही एक्सपेंड हो रहा है, और एक्सपेंड होने का रेट्स भी एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जब गैलेक्सी एक्सपेंड हो रहा है तो हमारा स्टार, हमारा जो स्टार हमारा है सन, वो एक जगह रहेगा नहीं रहेगा, वो भी चल रहा है। तो जो हमें लगता है कि ये हमारा सूरज है, ये हमारा धरती है, ये हमारा और सभी जो है ये मर्क्यूरी है, मार्स वगैरह वगैरह है, वो सारे आप सूरज पर बैठ के आप देखोगे तो सब ऐसा ही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल इस दूर चले जाइए कहीं पर, इस सोलर सिस्टम से ही बाहर चले जाइए, और आप जब देखोगे तो देखोगे कि ओ ये तो पहले ये सन जो है वो मूव कर रहा है, कहीं जा रहा है, और सन जाते जाते जो है इसके चारों ओर ये सारे जो इसके प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। ये जो पहला सन जो है, पहला स्टार जो है वो देखिए इस रास्ता से चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और दूसरा इस रास्ता से चल रहा है। लेकिन इस रास्ता से चलने में वो क्या मेंटेन कर रहा है? एक चीज मेंटेन कर रहा है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल इस रास्ते पर चल रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो इसका मोमेंटम जो है दोनों का जो दो, यहाँ पर दो पार्टिकल सिस्टम है, उसका जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, वो चेंज नहीं होगा। तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था शुरू में, तो बाद में भी चलता रहेगा। तो ये था कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद हमें टॉर्क बताना है। तो टॉर्क बताने से पहले हमें आपको वेक्टर प्रोडक्ट बताना चाहिए, क्योंकि टॉर्क जो है सो वेक्टर प्रोडक्ट है दो क्वांटिटी का, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, और टू वेक्टर्स का। किसका किसका है वो उस चैप्टर में बताएंगे, उन्हें उस टॉपिक जब आएगा तब बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। इसके पहले हमने बताया था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आपको क्या देता था? स्केलर प्रोडक्ट आपको एक स्केलर देता था। दो तो वेक्टर को आप जब मल्टीप्लाई करते थे स्केलर प्रोडक्ट से, या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो आपको जो मिलता था वो एक स्केलर मिलता था, सी मिलता था। अब यहाँ पर जो है सो वेक्टर प्रोडक्ट नाम है, तो दो वेक्टर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्रॉस से हम दिखाते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा, जो मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा। यहाँ पर स्केलर मिल रहा था, यहाँ पर जो है वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर है। और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, पहले तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है? सी जो है ये दोनों का मैग्नीट्यूड होता है a टाइम्स b टाइम्स साइन थीटा, और डायरेक्शन इधर किसका किधर है? डायरेक्शन है a और b जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो डायरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, और b ये हमारा दूसरा वेक्टर है, और इसका जो है ये दोनों वेक्टर हमारे स्क्रीन के प्लेन में है, तो स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा a और b का क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं इस स्क्रीन के अंदर जा रहा है, एक होगा स्क्रीन से हमारी तरफ आ रहा है। दोनों में से किसको लें? तो उसके लिए राइट हैंड कर्ल रूल यूज करते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल। क्या करते हैं इस रूल में? इस रूल में करते हैं कि पहले हम a क्रॉस b निकाल रहे हैं या b क्रॉस a निकाल रहे हैं, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, तो a अपना राइट हैंड लेते हैं, उसमें चार फिंगर जो है थंब छोड़ के उसको हम रखते हैं a के डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन में। उसके बाद वो चारों फिंगर को हम कर्ल कर सकते हैं b के तरफ, तो थंब आपका जो है वो दिखा रहा है डायरेक्शन किधर? a क्रॉस b का डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में a से b की ओर जा रहे हैं क्योंकि a क्रॉस b है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं, हमसे दूर यदि स्क्रीन में घुस रहा होता तो ऐसे दिखाते, तो हमारी तरफ आ रहा है यहाँ पर। तो ये इसका डायरेक्शन है, सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर
टू ए परपेंडिकुलर टू बी, आने की कहने का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमारी तरफ की हमसे दूर वो देखने के लिए राइट हैंड कर्ल रूल। यहां पर ए डॉट बी जो था वो कितना था, वो था ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए बी साइन थीटा है। ए बी साइन थीटा का क्या मतलब हुआ, ए बी साइन थीटा का जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ए बी मान लीजिए इसको हम बना देते हैं ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए बी साइन थीटा क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, इसका एरिया कितना होता है, ये जो एरिया है ओ ए बी इसको बोले, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया जो है वो कितना होता है, वो होता है हाफ ए बी साइन थीटा। इतना नहीं होता है, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, आपका होगा ना कि हाफ टाइम्स ए बेस, बेस हो गया ए और हाइट, और बेस कितना है आपका, बेस तो ये है, हाइट कितना है, ये यदि बी है तो ये वाला कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। ये आपको पता है कि एक वेक्टर हमारा है एडजेसेंट टू एंगल कॉस थीटा, ये वेक्टर ए है तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया ए साइन थीटा। तो यहाँ पर ए साइन थीटा हो गया, वही हाइट है, ए टाइम्स ए साइन थीटा नहीं बी साइन थीटा ना, बी के जगह पर है बी साइन थीटा, हाँ देखिए यही आया आपका एरिया। तो ये आपको क्या दे रहा है, ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, ए क्रॉस बी दे रहा है आपको ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ये ट्रायंगल जो है किससे बना है, दोनों वेक्टर से बना है। तो ये दोनों वेक्टर से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया का डबल देता है हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब ऐसा करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी जो है इसको उसको देखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी जो है वो ये है, और हम साइड बाय साइड चलेंगे, इधर स्केलर प्रोडक्ट का, इधर क्रॉस प्रोडक्ट का। इधर क्रॉस प्रोडक्ट चलेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वो लिख देते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और इसको जो डिफाइन करते हैं उसको डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी को हम कहते हैं ए बी साइन थीटा, और ये एन जो है सो उसका डायरेक्शन है। और एन का डायरेक्शन हम कैसे देते हैं वो तो मैंने आपको बताया कि ए की ओर हम अपना राइट हैंड ले जाते हैं और बी की ओर उसके बाद में कर्ल करते हैं अपना, वो डायरेक्शन हमें दे देगा। किताब में दिया है कि स्क्रू जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू। स्क्रू दो तरह के होते हैं, एक राइट हैंड स्क्रू होता है, यदि आप उसको राइट तरफ मूव कीजिएगा तो वो आगे एडवांस करेगा। लेकिन सिक्योरिटी रीजन से कुछ और भी बनाए रहते हैं, उसको उलट के बना देंगे, उसमें जो ग्रुप्स हैं उसको उलट देंगे, तो आप जब राइट करोगे तो खुलेगा। तो वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो वाला का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ बात हो रहा है जो स्क्रू जो है राइट हैंड स्क्रू है, जब आप उसे राइट में घुमाएंगे तो आगे बढ़ेगा। तो उस स्क्रू के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे ए से बी की ओर जाएंगे, ए की ओर रख लीजिए एक, और उसे बी की ओर टर्ल कीजिए तो वो आपकी तरफ आएगा, खुलेगा, आपकी तरफ आएगा। तो उससे बेहतर है राइट हैंड कर्ल टूल यूज करते हैं। यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो कौन सा एंगल लेंगे, बहुत सिंपल, ए में के ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो ए से हम स्टार्ट करेंगे लेना है एंगल, बी की ओर जाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे, और ए क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव लिखेंगे, एंटी क्लॉक वाइज रहेगा तो निगेटिव लिखेंगे, बहुत सिंपल। एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे पॉजिटिव और क्लॉक वाइज निगेटिव, उल्टा मैं बोल रहा था ना। तो एंगल हमेशा वही ऐसे ही ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिखें कॉस माइनस थीटा लिखें दोनों सेम वैल्यू देगा, लेकिन साइन थीटा और साइन माइनस थीटा सेम वैल्यू नहीं देगा। तो एंगल यहाँ पर हमेशा ऐसा रखिए, ए से बी की ओर जाते समय एंगल यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस लिखिए, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस लिखिए, ठीक है। दूसरा
सेम प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम क्वांटिटी का, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा। और यहां पर यदि सेम प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो ये 0 वेक्टर दे देगा। अब 0 वेक्टर को कोई डायरेक्शन नहीं होता, मैंने इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन है, बता नहीं सकते, तो मैग्नीट्यूड ही केवल इंपॉर्टेंट है, तो ये 0 वेक्टर आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पर ये सर्वाइव करता है, कहते हैं ना सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव करता है। यहाँ पर सेम वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करता है। ओके, अब क्या करते हैं इसमें कि ये देखिए, ये कम्यूट करता है, ये डॉट बी जो है कम्यूट करता है, मतलब उसका प्लेस को रिप्लेस कर देंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर ये कम्यूट नहीं करता है। ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। इनफैक्ट ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर साइन थीटा है। देखिए ए क्रॉस बी कितना आया, ए बी साइन, ठीक है। और थीटा, थीटा कौन सा लेना है? ए क्रॉस बी है, ए से बी की ओर लेंगे, ये ए से बी की ओर लेंगे, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीटा और एन वेक्टर है। अब बी क्रॉस ए जरा लेके देखिए, बी ए, ये तो कम्यूट कर जाएगा, कोई बात नहीं, ए बी को लिख सकते हैं साइन। अब बी की ओर से हम ए वाला एंगल चलेंगे तो ये माइनस थीटा होगा। बी से ए की ओर जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो इसको हम माइनस लेंगे, माइनस थीटा। बाकी सब ज्यों करती हूँ, तो ये हो गया ए बी साइन थीटा एन माइनस एन। और ए आप माइनस के बाद में ए बी साइन थीटा एन जो है सो माइनस ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ये क्रॉस बी जो है सो कम्यूट नहीं करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ये डॉट बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी करता है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद चलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जहां यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। इधर यूनिट वेक्टर आई, इधर जेड जे, और इधर के कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई डॉट आई जो है सर्वाइव करता है ना, वो शुरू में ही बता दिए थे कि सेम वेक्टर जो है सो सर्वाइव करता है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ऐसे ही जे डॉट जे, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया। के डॉट के, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस यूनिट वेक्टर्स हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं। जैसे आई डॉट जे 0, जे डॉट के ए भी 0, के डॉट आई ए भी 0, साइक्लिक ऑर्डर में चल रही है, आई जे के, ये 0 हो गए। लेकिन यहाँ पर ये 0 उस तरह से नहीं, इसका जस्ट उल्टा चलेंगे। पहले देखिए आई क्रॉस आई सर्वाइव नहीं करेंगे, वैसे ही जे क्रॉस जे सर्वाइव नहीं करेंगे, के क्रॉस के सर्वाइव नहीं करेंगे। यहाँ पर यही सर्वाइव करता था, यहाँ वो सर्वाइव नहीं करता। और आई क्रॉस जे के होगा साइक्लिक ऑर्डर में, आई जे के, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे, और जे क्रॉस के आई, तो आई क्रॉस जे नेक्स्ट वाला के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये दोनों नेक्स्ट वाला आई, के क्रॉस आई
ये हो गया जे। और यदि आप इसका कहीं ऑर्डर चेंज कर दिए, जैसे के क्रॉस जे कर दिए, या यहाँ से देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चलने छोड़ के क्रॉस जे क्लॉकवाइज चल गए तो माइनस हो जाएगा, माइनस जे के, बच गया कौन, आई ना, माइनस आई। यहाँ से देख सकते हैं इसका जब हमने जो है जस्ट ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये आई की जगह माइनस आई हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, और साथ साथ में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट भी बता दिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली 3 वेक्टर क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दो मेनली दो ठो, एक टॉर्क और एक एंगुलर मोमेंटम। और हम लोग वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे, जब वेलोसिटी को रिलेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से, तो वहां पर भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू दिए जाते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है और इसके बीच का स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए। तो स्केलर प्रोडक्ट पहले निकालते हैं। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी। अभी अभी मैंने बताया आपको ए डॉट बी में क्या करना है। करना क्या है, देखिए यहीं पर ए डॉट बी में आई डॉट आई सर्वाइव करेगा, सिंपली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वही यहाँ पर देख देख के हम करते हैं अभी, ठीक है। तो ए का है 3i और इसका 2i, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 टाइम्स -2, ये पहला हो गया। जे वाला -4 टाइम्स 1, -4 टाइम्स 1। और तीसरा वाला के वाला, यहाँ 5 यहाँ पर 3, 5 यहाँ पर 3। ध्यान से देख लीजिएगा आई जे के का ऑर्डर, यहाँ पर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर देता है, आई जे के की जगह जे के आई कर देगा कुछ ऐसे, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -6 -4 15, सो ये 5 आया। और यदि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपली हमें डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, और ये हमेशा 3/3 रहेगा। यदि दो वेक्टर में दो ही एलिमेंट हो, 2 डिमेंशनल वेक्टर हो, तो भी हम ये लिखेंगे, और जब के जगह पर हम 0 0 कर देंगे। ओके, अब ए वेक्टर में कितना है, 3 -4 5, 3 -4 5। ऑर्डर देख लीजिए, पहले ए क्रॉस बी है तो ए वाला पहले लिखना है, ऐसा नहीं कि बी और यहाँ ए यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद ये है -2 1 3। अब इसका वैल्यू निकालिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। इसको अल्टरनेट प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई लिए, इसका रो इसका कॉलन हम भूल गए, ठीक है। कितना बचा, -4 टाइम्स 3 और ये 5 टाइम्स -1, राइट। तो याद रखिए -14 -5, -14 -5। जे में चले, जे में चले तो जे का रो और जे का कॉलन भूल गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 + 10, याद रखिए 9 + 10, 9 + 10। उसके बाद के में चले तो के का रो के का कॉलन भूल गए, कितना आया, 3 - 8, 3 - 8 याद रखिए, 3 - 8 कितना आया, ये हो गया -17i, ये हो गया -19j, और ये हो गया -5k। तो ये आपका वैल्यू हो गया। इसका सॉल्यूशन में जो है सो यहाँ -3 लिख दिया है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी हम करके दिखा देते हैं कि b क्रॉस a कितना आएगा। सिंपली यहाँ पर जो है आई जे के फिर लिखेंगे, b पहले लिखना है, तो ये b वाला टर्म है -2 1 3, और ये हो गया 3 - 4 5, i -j + k। यदि आप अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं लेते हैं तो अब आपको साइक्लिक ऑर्डर में चलना पड़ेगा। मतलब यदि आप +j लेते हैं तो जब आप j को देखेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में 3 के बाद 2 आता है, राइट, 1 2 3,
3 के बाद में 1 आता है, जैसे 3 और 1 है तो साइक्लिक ऑर्डर में कैसे चलते हैं, 1 2 3। जब यहाँ आएगा तो अभी बताएंगे, फिलहाल अभी देखते हैं, पहले 1 को देखते हैं इसका। तो इसका रो और कॉलन हम भूल जाते हैं, कॉलन रो भूल गए, तो बचा ये 5 माइनस माइनस प्लस 12 जे में आया। अब जे में देखिए यहाँ पर हम प्लस रख देते हैं, हम माइनस रखे थे ना, आपके प्लस रखते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको हम भूल जाते हैं, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। -2 3, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम भूल जाते हैं, तो हमें यहाँ ऐसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। 1 2 3, ये देखिए 1 है और 3 है, तो पहले 3 उसके बाद 1, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। 3 1 के बीच में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 3 9, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 10, और ये के वाला देखिए लास्ट में, तो ये आ गया 1 2, तो 1 2 तो ठीक है, 1 2 सही चल रहा है। तो ये हो गया -8, तो 8 -3, तो ये फाइनली कितना आया आपका 17i प्लस 19j प्लस 5k, एग्जैक्टली सेम है, माइनस ए क्रॉस बी देख सकते हैं आप, क्लियर। तो ये था आपका वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक्स में, जब हम लोग टॉर्क डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। थैंक यू।